Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back. It's 14th of January and we are back again, still stuck with parts of the speech. और कंजंक्शन से आज हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कीप मूविंग डाउन द स्ट्रीट। और आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं इनसे हमारी जान छूट जाए वंस एंड फॉर ऑल। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस बेसिकली इनको ग्लू वर्ड्स कहा जाता है। ये सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जंक्शन क्रिएट करते हैं। कौन कौन का मतलब होता है, जैसे जैसे होता है ना कॉनकॉर्ड, इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्क्लूड। तो कौन का मतलब होता है आमने सामने, और कौन जंक्शन का मतलब ये है कि दो चीजों को जब आप एक दूसरे के साथ आमने सामने रख के दरमियान में कोई चीज एक रख के उसको उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, तो वो जो दरमियान में चीज है जो दोनों को जोड़ रही होती है, जिस तरह दो ईंटों के दरमियान सीमेंट जो है वो एक कंजंक्शन का काम करती है। ठीक है, और इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। सो कंजंक्शन इज बेसिकली अ वर्ड दैट कनेक्ट्स words or phrases or clauses or sentences, and they are very essential in creating complex sentences and showing the relationship between different ideas. तो बुनियादी तौर पर कंजंक्शंस की तीन टाइप्स हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड को रिलेटिव कंजंक्शंस। को रिलेटिव भी आप इसको पढ़ सकते हैं, को रिलेटिव भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक है। वेदर यू वांट टू प्रोनाउंस इट एज को रिलेटिव और को रिलेटिव, दोनों सूरतों में ये ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिस तरह होता है ना कोलीग होता है, कोऑपरेट होता है। कोऑपरेट, कोऑपरेट का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से ताउन करना, यानी आप मेरे साथ मेरी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। ऑपरेट का मतलब होता है काम करना, और कोऑपरेट मिलकर काम करना। कोलीग होता है जिस तरीके से, इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, को यू नो को वर्क स्पेस होती है, इसी तरीके से को ट्रैवलिंग होती है। को का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक जैसी चीजों के दरमियान, वो तमाम की तमाम चीजें जो एक जैसी हों, जो एक एक लेवल की हों, एक स्टेटस की हों। ठीक है, एक स्टेटस की हों, उनको जब आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो दरमियान में जो जो वर्ड लेकर आते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि नाउन को नाउन के साथ जोड़ेंगे, वर्ब को वर्ब के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, इसी तरीके से एडवर्ब को एडवर्ब के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ, क्लॉज को क्लॉज के साथ। तो उन मतलब एक जैसी चीजों को आपस में जोड़ने के लिए जो आप ग्लू वर्ड्स या कनेक्टर्स यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन। सबऑर्डिनेट, आपको पता है कि जिस तरह बॉस होता है, बॉस के नीचे, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत, किसी के नीचे काम करने वाला। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये बेसिकली जो मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज के साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है, उसके साथ ये आते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ये मैं भी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को क्या करते हैं? मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं। और कोरिलेटिव, कोरिलेटिव का मतलब ये है कि दो, वो में क्या आ जाएंगे? फिर दो आ जाएंगे। इसका मतलब है कि दो कंजंक्शन जो हमेशा इकट्ठे आते हैं, जो हमेशा एक पेयर की सूरत में आते हैं, इनको पेयर कंजंक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो को रिलेटिव कंजंक्शन में क्या होते हैं? दो कंजंक्शन इकट्ठे यूज होते हैं। एक एक मतलब आपको पता चल जाता है कि अच्छा फलां आ रहा है तो इसके बाद फलाना जो है वो जरूर आएगा। तो दैट काइंड ऑफ कंजंक्शंस आर बेसिकली कॉल्ड द को रिलेटिव कंजंक्शंस। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं, इनके रूल्स को देखते हैं, और फिर इसकी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच. So let's move towards the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions, they join individual words, phrases, or independent clauses that are of equal importance. Equal importance. Equal importance से मुराद ये है कि जिनका रैंक एक जैसा हो, जिनका स्टेटस एक जैसा हो। वर्ब को वर्ब के साथ, नाउन को नाउन के साथ, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेज को फ्रेज के साथ, क्लॉज को क्लॉज के साथ जब जोड़ते हैं तो उसके लिए जो कंजंक्शंस यूज होते हैं दे आर बेसिकली द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं दे आर बेसिकली सेवन। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनको आप याद रख सकते हैं थ्रू दिस एक्रोनिम फैन बॉयज। ठीक है, फैन बॉयज। इसमें एफ जो है दैट स्टैंड्स फॉर एस एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट एंड एस सो। तो ये बेसिकली सात जो कंजंक्शंस हैं इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें से फॉर कहाँ लगता है, एंड कहाँ लगता है, नॉर कहाँ लगता है, बट कहाँ लगता है,
और कहाँ लगता है, येट कहाँ लगता है, सो कहाँ लगता है, ताकि आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर जो होता है ना, फॉर, ये बिकॉज का बड़ा भाई आप इसको समझ लें। जहां जहां बिकॉज लगता है ना, वहां पे आप फॉर लगा सकते हैं। बिकॉज लगा देंगे तो बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज के बाद वाली वाली जो क्लॉज होगी वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। लेकिन अगर आप फॉर लगा देते हैं तो फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद जो क्लॉज आएगी वो क्या होगी, वो एक सबऑर्डिनेट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। बस ये फर्क होता है। फॉर जो है इट इज यूज टू एक्सप्लेन अ रीजन, जैसे शी डिडंट कम टू द पार्टी फॉर शी वाज फीलिंग सिक। तो यहाँ पे फॉर जो है ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब ये बात आप याद रखिएगा कि फॉर जो है ये एक preposition भी है। फॉर जो है वो preposition भी है, और क्या है, फॉर एक preposition भी है और कंजंक्शन भी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर जो है वो एक preposition के तौर पर यूज हो रही है या एक कंजंक्शन के तौर पर यूज हो रही है? इसका जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। कि अभी मैंने आपको कंजंक्शन के मतलब क्या बताया, कि ये इक्वल इंपॉर्टेंस की चीजों को आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और आपको ये जो डिफरेंस है ये क्लियर करवाता हूँ सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि आई नीड दिस पेन फॉर माई ब्रदर, और फिर मैं कहता हूँ कि आई नीड दिस पेन फॉर आई हैव टू राइट एन ऐसे। ठीक है। अब मुझे बताओ जहीन बच्चों, कि कहाँ पर फॉर जो है वो कंजंक्शन के तौर पर यूज हो रहा है और कहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा है। जी। सर नीचे कंजंक्शन की तरफ यूज हो रहा है। First one preposition ये वेरी गुड। or second one सेकंड वर्ड conjunction. Conjunction. क्योंकि गुड मुस्तफा। रीजन। वेरी गुड मुस्तफा, अहमद, हसीबा, अम, आप सबने ठीक बताया। आयशा, फर्स्ट वन जो है इसमें फॉर जो है दैट इज अ preposition, और सेकंड वन जो है इसमें क्या है, ये कंजंक्शन है। अब आपको कैसे पता चला? क्योंकि फॉर, इस फॉर से पहले क्या है, एक पूरी क्लॉज है, और फॉर के बाद क्या है, सिर्फ एक नाउन फ्रेज है। और यहाँ पे देखें, फॉर से पहले भी एक पूरी क्लॉज है, और आई हैव टू राइट एन ऐसे इसके बाद भी पूरी क्या है, क्लॉज है। तो दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो फिर ये क्या होगा, कंजंक्शन होगा। और अगर सिर्फ आई नीड दिस पेन, और पेन जो है इसका कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है कि पेन क्यों चाहिए, फॉर माई ब्रदर, मुझे अपने भाई के लिए पेन चाहिए। अब यहाँ पे फॉर क्या होगा, दैट विल बी अ preposition। सर ये दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरे वाला, नो, इट इज यस नॉट अ सर। कॉम्प्लेक्स, इट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब होता है ओके जब सर। हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और उसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती। ठीक यस है। सर। ओके। तो फॉर जो है इट इज यूज टू एक्सप्लेन अ रीजन। एंड कहां पर यूज होता है, इट इज यूज टू ऐड वन आइडिया टू अनदर, एक चीज के साथ दूसरी चीज ऐड करने के लिए। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफी, अहमद एंड उमर आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, राइट। कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दे दें, कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल तो मैं आपको दे देता हूं, लेकिन अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ाए नहीं है ना, तो इसलिए फिर बाकी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल, जैसे आई नीड दिस पेन बिकॉज आई आई एम अ पोकीमॉन। ठीक है, आई एम अ पोकीमॉन। आप इसमें देखें ना कि बिकॉज आई एम अ पोकीमॉन, बिकॉज आई एम अ पोकीमॉन जो है दैट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब आप मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, एक मेन क्लॉज हो और उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो फिर क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। उमर इज सेइंग कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो, अल्लाह के बंदे, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे हम लोग गए ही नहीं है, तो आप किधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो मांग रहे हो? आई यू हियर जस्ट टू टीज मी? ऑलराइट, यू कैन ट्राई, लेट्स सी इफ यू कैन टीज मी और नॉट। अच्छा, एंड जो है इट इज यूज टू ऐड वन आइडिया टू अनदर। नॉर की अगर हम लोग बात करें तो नॉर इज यूज्ड टू प्रेजेंट एन एडिशनल नेगेटिव आइडिया। मतलब एंड का ऑपोजिट होता है नॉर। जैसे ही डजंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, नॉर डज ही इंजॉय बास्केटबॉल। मतलब उस, जैसे हम कहते हैं ना मुझे तुम पसंद हो ना तुम्हारे काम पसंद है। ठीक है, ना मुझे ये पसंद है ना मुझे वो पसंद है। तो वहां पे आप नॉर लगाते हैं। लेकिन नॉर के हवाले से एक चीज मैं आपको समझा दूं, अभी समझा दूं। अब मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखता हूँ और आपको नॉर का यूज जो है वो पता चल जाएगा। मैं अगर कहता हूं कि आई डोंट लाइक
आई डोंट लाइक पास्ता, नॉर आई लाइक उबले हुए चावल। ठीक है, अब मुझे बताओ, और फिर मैं देखता हूं कि आई डोंट लाइक पास्ता, नॉर डू आई लाइक उबले हुए चावल। कौन सा सेंटेंस ठीक है इसमें से? सेकंड वाला। सेकंड सेकंड वाला। वाला। अब इसमें रूल क्या है? Second. इसमें रूल ये है कि जब आप नॉर लगाते हैं तो नॉर के बाद हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और फिर से सेंटेंस को बनाते हैं। समझ आ रही है ना? डू, डज, डिड, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ना वो आप यूज करते हैं। डू, डज, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाजमी लेकर आना है आप। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट लाइक पास्ता, और बच्चे एक और तरह का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, वो इस तरह से बना देते हैं। आई डोंट आई डोंट लाइक पास्ता, नॉर आई डोंट लाइक उबले हुए चावल या खाली चावल। तो ये भी गलत हो जाए। ठीक है, नॉर आपने लगा दिया तो फिर उसके बाद आपको दोबारा से स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर के बाद क्या होगा? नॉर के फौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब लगा के उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो आप बना देंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ना वो आपने जहन में रखनी है। ये करेक्शन का एक रूल है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं बट पे। बट जो है ये बेसिकली कंट्रास्टिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए होता है। जब आप एक एक सिचुएशन का कंट्रास्ट दे रहे होते हैं, इट इज यूज टू कंट्रास्ट टू आइडियाज। जैसे आई वांटेड टू गो टू द बीच बट इट स्टार्टेड रेनिंग। आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक योर हैबिट्स। ठीक है, आई लाइक दिस बट आई डोंट लाइक दैट। आई लाइक उमर बट आई डोंट लाइक लेट्स से उमर। ठीक है, आई लाइक वर्किंग बट आई डोंट लाइक प्लेइंग। तो दो ऑपोजिट चीजें, दो ऑपोजिट चीजों का कंट्रास्ट करने के लिए जो कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए हम लोग जो है वो बट को यूज करते हैं। और टू ऑफर एन अल्टरनेटिव और अ चॉइस। ठीक है, डू यू वांट टी और कॉफी? अहमद और उमर विल कम विद मी। मतलब दोनों में से एक आएगा। या नहीं होता उर्दू में या, तो उसके लिए हम लोग जो है वो और का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। नहीं सर, हम्म। जी जी। नॉर के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ और रहेगा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं आएगा। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन वो देखा जाएगा ना, वो देखा जाएगा कि आपका, देखें अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो कंजंक्शन यूज हो रहा है वो दो नाउन्स के दरमियान है। ठीक है, जी। ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन प्ले हेयर और यू कैन गो आउटसाइड। अब देखो ना कि यहाँ पे और कहाँ पे आ रहा है? दो सेंटेंसेस के दरमियान, दो क्लॉजेस के दरमियान आ रहा है। ठीक है, दो क्लॉजेस के जी। दरमियान आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यू कैन क्राई और स्माइल। अब यहाँ पे दो वर्ब्स के दरमियान आ रहा है। ठीक है। जी। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल और अ डिसेंट बॉय कैन ज्वाइन मी फॉर डिनर। अब यहाँ पे और मैंने लगाया है, ये भी फ्रेज है, और अ डिसेंट बॉय जो है ये भी क्या है? ये भी एक फ्रेज है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये इक्वल इंपॉर्टेंस की, यानी कि एक जैसी चीजों के दरमियान आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि और के बाद हमेशा सिर्फ एक नाउन ही आएगा। हाँ, अगर पीछे भी एक नाउन है, कंजंक्शन दो नाउन्स के दरमियान है, तो फिर तो ऑब्वियसली इसके बाद फिर नाउन ही आएगा ना। लेकिन कंजंक्शन अगर दो फ्रेजेस के दरमियान है या दो क्लॉजेस के दरमियान है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली आपको उसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, येट की अगर हम बात करें तो येट और बट जो हैं इनका इस्तेमाल मिलता जुलता होता है। येट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रास्ट टू आइडियाज सिमिलर टू बट ऑफ्टन इन अ सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड वे। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एडवर्ब्स ऑफ कंसेशन के मुतालिक बताया, यानी कि एक ऐसा कंट्रास्ट जो बड़ा सरप्राइजिंग हो, जिसमें आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मौजूद हो। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अहमद अहमद स्टडीड
all the chapters and all the chapters and notes, ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ Ahmed studied all the chapters and notes, yet he couldn't pass the exam। तो आप देखें ना कि एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि यार एक बंदा पूरे चैप्टर्स पढ़े, सारे नोट्स पढ़े, उसके बाद भी वो फेल हो जाए। तो यहाँ पे आप बट भी लगा सकते हैं, लेकिन बट जो है वो जो एवरीडे कंट्रास्ट होते हैं उनके लिए हम लोग बट यूज करते हैं। और अगर कोई ऐसा कंट्रास्ट हो जो बड़ा एक अनयूजुअल किस्म का, बड़ा एक पिक्यूलियर किस्म का कंट्रास्ट हो, तो वहां पे फिर आप क्या लगाते हैं, वहां पे आप येट लगाते हैं। सो जो है ये एक कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट है। इट इज यूज टू शो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे ही वॉज हंग्री, सो ही एट अ सैंडविच। आई वॉज टायर्ड, सो आई स्लेप्ट। ठीक है, आई एम एंग्री विद यू, सो आई विल नॉट टॉक टू यू। राइट, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे फिर आप क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे आई लाइक एप्पल्स बट आई डोंट लाइक बनानास। वी कैन गो टू द पार्क और स्टे एट होम। ये जो और है, ये गो टू द पार्क और स्टे एट होम के दरमियान लगा हुआ है। ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। मतलब अमीर है, उसके बावजूद भी यार वो खुश नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी हैरानी वाली बात है। तो जो हैरानी वाली बात होती है, एक बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे फिर आप जो है वो यट यट लगाते हैं। Okay, Then sir. we have the subordinating conjunctions. They are used to connect an independent clause to a dependent clause। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, कैसी क्लॉज होती है, दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। आगे चल के मैं आपको क्लॉजेस भी पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 के अंदर। तो ये एक मेन क्लॉज को, सर इसमें बट क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि बट जो है वो बेटा एवरीडे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, एवरीडे स्ट्रक्चर्स उसमें यूज होते हैं। ठीक है, एवरीडे स्ट्रक्चर्स में। लेकिन अगर कुछ सरप्राइजिंग, आप बट भी लगा सकते हैं, बट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हिज फादर इज अ मिलियनेयर येट ही ड्राइव्स अ मेहरान, या येट ही ड्राइव्स एन ओल्ड करोला। मतलब एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है। ठीक है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी येट मे बी, आगे कोई भी आप ऐसा स्ट्रक्चर लगा सकते हैं ना जो एक अमीर आदमी नहीं करता। ठीक है, ही वॉज अ ब्यूटिफुल येट शी वॉज नॉट हैप्पी। ओ यस, व्हेन यूल ग्रो अप, when you'll grow up, you'll understand it's not always about beauty। ठीक है, it's about the character, it's about the well-being, it's about being cooperative, and it's about a lot of other things as well। ठीक है, when you'll grow up you'll understand that it's not always about beauty। all right, well anyhow, yes, your sentence is ठीक, your sentence is correct, उमर। लेकिन आपने ना साथ में ऐड करना है, जैसे ही वॉज अ ब्यूटीफुल मैन, या ही वॉज अ ब्यूटीफुल पर्सन, या ही वॉज अ ब्यूटीफुल। वैसे बॉयज ब्यूटीफुल नहीं होते, बॉयज बॉयज के लिए हम वैसे ब्यूटीफुल का वर्ड यूज नहीं करते, उसके उनके लिए हम हैंडसम का वर्ड यूज करते हैं। हैंडसम, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, कूल, इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फीमेल के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ओ यस, ड्रॉप डेड गॉर्जस। ठीक है, जॉ ड्रॉपिंग गॉर्जस, तो बड़े मजे मजे के एडजेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं बेटा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये बहुत सारे हैं। आपको मैं सिंपल सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि ये जो फैन बॉयज हैं, इसके अलावा जितने भी कंजंक्शंस हैं वो सारे के सारे, जब सेपरेटली अकेला कंजंक्शन यूज होता है तो वो सारे के सारे मोस्टली क्या होते हैं, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही होते हैं। तो कॉमन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं टाइम के लिए, मोस्टली हम आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अनटिल, तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, कंजंक्शन के तौर पर यूज होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम लोग बिकॉज, सिंस, एज, सो दैट। कंडीशन लगाने के लिए इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट। कंट्रास्ट के लिए ऑल्दो, दो, इवन दो, वेयर एज। और प्लेसेस के लिए वेर एवर, यू कैन गो वेर एवर यू वांट, वेयर। और मैनर बताने के लिए एज इफ, एज दो। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कंजंक्शंस होते हैं।
हाँ, वाइट बस भी आप बना सकते हैं, ऑबिस है, वाइट बस है, और भी बहुत सारे एक्रोनिम्स बनते हैं। लेकिन देखो, वो वाला एक्रोनिम मैंने बेटा इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें सारे नहीं आते। ठीक है ना। अब व्हाइट बस के अंदर जो है वो सारे नहीं आते। मतलब जैसे अब व्हाइट बस के अंदर जो है वो हाउएवर को अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो और कोई एच से शुरू होने वाला जो है वो उसमें से स्किप हो जाता है। इसी तरीके से डब्ल्यू जो है, यू कैन नॉट टेक वन डब्ल्यू फॉर ऑल द डब्ल्यू वर्ड्स लाइक वेयर, वेयर एवर, व्हेन। ठीक है। और एच से जो है ना वो हाउ आप ऐड करते हैं तो हाउ एवर स्किप हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर वो वाला जो एक्रोनिम था वो मैंने नहीं बताया। वरना ऑबिस है, अवाइट बस है, और भी बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, फैन बॉयज कभी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह यूज नहीं हो सकते? नहीं बेटा, फैन बॉयज जो है ये कभी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पर यूज नहीं हो सकते। वो सिर्फ अपनी जगह पर ही यूज होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ही वॉज सैड, ठीक है, बिकॉज हिज फ्रेंड हैड लेफ्ट द सिटी। आप देखें ना कि बिकॉज मैंने लगा दिया तो अगला सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस बिकॉज को मैं हटा के एंड लगा दूं तो सेंटेंस तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बिकॉज की जगह पे एंड आ गया तो बस बात बात तब्दील नहीं हुई। इसमें जमीन आसमान की तब्दीली आ गई है। अब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एक कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले वाला जो सेंटेंस था बिकॉज के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा था। अब एंड लगा दिया तो अब क्या होगा, मीनिंग भी तब्दील हो जाएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाएगा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है बल्कि अब ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो लगाने को आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे फिर क्या होगा याशवीन बेटा, उससे फिर पूरा जो पूरा का पूरा जो मीनिंग है, पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा तब्दील हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ऑलराइट। ओके। नाउ लेट्स हैव अ कपल ऑफ एग्जांपल्स फॉर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है। जिस तरह देखें ना, बिकॉज आई वॉज लेट आई मिस्ड द ट्रेन, ही स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दोनों सेंटेंसेस के अंदर मैंने बिकॉज यूज किया है, दोनों सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, और इसके अंदर एक रूल छुपा हुआ है, कोई बच्चा मुझे वो रूल जो है वो फाइंड आउट करके दे। सर कोमा का रूल। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द कॉमा रूल? कि अगर सर कंजंक्शन बिगनिंग में आएगा तो जो कोमा होगा दोनों क्लॉजेज या फ्रेजेस के दरमियान यूज होगा, और अगर मिड में आएगा दोनों क्लॉजेज के तो हम नहीं यूज करेंगे। यस, व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, अगर आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से सेंटेंस को शुरू करते हैं। अब देखें ना, ये बिकॉज आई वॉज लेट ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो जहां से आपकी मेन क्लॉज शुरू हो रही होगी वहां पे आप कॉमा लगाएंगे, एंड दिस कॉमा विल बेसिकली वर्क एज अ स्पीड ब्रेकर। इट विल टेल कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज खत्म हो चुकी है और यहाँ से आगे एक मेन क्लॉज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। और अगर आप सेंटेंस को मेन क्लॉज से स्टार्ट करते हैं, मेन क्लॉज से, तो जहां से आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रही होगी, जहां पे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा होगा, वहां पे आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की शक्ल से ही पता चल जाएगा कि यहां से सबऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। So this is the rule that you need to keep in your mind while writing your essays, while writing your comprehensions, summaries, dialogues, etc. ठीक है। क्योंकि मेरे जैसे किसी टीचर ने आपका पेपर चेक किया तो उसने कॉमास की गलतियां भी निकालनी है और आपने फिर जो है ना वो आपका सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है। यस, आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स के जो छोटी छोटी गलतियां निकालते हैं पेपर्स में से, जो एक भी गलती जो है वो जाने नहीं देते। ऑलराइट। ओके। Now, although she was tired, she continued working. If it rains, we will cancel the picnic. तो ये सारे के सारे जो conjunctions हैं, they are basically the subordinating conjunctions. अच्छा, अब रूल के हवाले से रूल्स देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। पहला रूल ये है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे है ना, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, तो व्हेन आई अराइव इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। जब मैं पहुंचूंगा, जब मैं पहुंचूंगा तो पूरी बात समझ नहीं आती। जब तक आप इसको इसके साथ मिक्स नहीं करते, आई विल कॉल यू के साथ जब तक आप इसको अटैच नहीं करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको पूरा सेंस नहीं देगा। मुस्तफा पूछ रहा था कि पता कैसे चलेगा कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है।
तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होती है ना जाने मन, वो पूरा मीनिंग नहीं देती होती, मीनिंग उसमें अधूरा होता है, कंप्लीट नहीं होता। ठीक है मुस्तफा, समझ आ गई पुत्र? जी सर। ओके। एंड द डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मतलब वो मैंने आपको बता दिया कि आप जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो मेन क्लॉज को शुरू करते वक्त आप जो है वो कॉमा लगाएंगे, और जब आप मेन क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो फिर आप कॉमा जो है वो नहीं लगाएंगे। तो दिस सिंपल, बस ये चीज आपने याद याद रखनी है। सर जब सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू में आएंगे तब हम कॉमा लगाएंगे, है ना? यस, तब कॉमा लगाएंगे, क्योंकि आपको वो दैट कॉमा विल एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर। दैट कॉमा विल टेल कि अच्छा यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज खत्म हो गई है और यहाँ से आगे मेन क्लॉज शुरू होने वाली है। लेकिन सर और जब बीच में बिकॉज के साथ स्टक नहीं हो तो सर। ना लगाए। जी लेकिन सर बच्चे, हम। एक मिनट मुस्तफा, लेट हर कंप्लीट एंड लेट मी आंसर एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी आयशा पुत्र। और सर जब वो बीच में आ रहे हो फिर हम कॉमा ना लगाए। बीच में आएगा तो कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि बीच में जब वो आएगा तो उसके आने से खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा कि पिछली क्लॉज खत्म होगी और यहाँ से आगे नई क्लॉज स्टार्ट होगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब देखें ना, मैं आपको इसकी इसकी वजह बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि बिकॉज मुस्तफा टीज्ड मुस्तफा मुस्तफा टीज्ड हुजैफा, हुजैफा के स्पेलिंग ही नहीं आते मुझे, हुजैफा उमर वाज एंग्री। अब देखो कि अगर मैं यहां पर कॉमा नहीं लगाता, यहां पे कॉमा नहीं लगाता, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि बिकॉज मुस्तफा टीज्ड हुजैफा उमर वाज एंग्री। तो अगर मैं यहां पर लगा देता हूं तो आप समझेंगे कि हुजैफा उमर एक ही बंदे का नाम है, और शायद मुस्तफा हुजैफा उमर को टीज कर रहा था और उसकी वजह से हुजैफा उमर जो था वो क्या था, वो एंग्री था। तो इसलिए आप देखें ना यहाँ पे, ये वाला जो क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसके एंड नोड के ऊपर, नोड समझते हैं ना, जो आखिरी जो डुंडा होता है, आखिरी जो किनारा होता है सेंटेंस का, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। आखिरी नोड के ऊपर क्या आ रहा है? एक नाउन आ रहा है। और अगली क्लॉज के स्टार्टिंग नोड के ऊपर क्या आ रहा है? हम्म। नाउन आ रहा है। नाउन आ रहा है। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ पे मैं कॉमा पुट नहीं करूंगा तो आपको ये दिस कॉमा विल बेसिकली टेल कि अच्छा भाई यहाँ पे ये वाली क्लॉज खत्म हो रही है और यहाँ से आगे एक नई क्लॉज स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे कॉमा में लगाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मुस्तफा ने हुजैफा को तंग किया और हुजैफा को तंग करने पर उमर नाराज हो गया। बात समझ आ रही है ना? सो दैट इज वाई एडिंग अ कॉमा ओवर हेयर इज इंपॉर्टेंट। इट विल टेल कि अच्छा यहाँ पे ये क्लॉज खत्म होगी और अगली क्लॉज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि उमर वॉज एंग्री बिकॉज मुस्तफा टीज्ड हुजैफा। अब यहाँ पे मुझे कॉमा लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही बिकॉज आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया, क्योंकि बिकॉज से का मतलब ये है कि एक नया स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कोर रिलेटिव्स, सर आपकी तो इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी भी अच्छी है। बस वो था ना, एक शेर था कि हमारे लहजे में ये तवाजुन बड़ी सऊबत के बाद आया। सऊबत बोलते हैं तकलीफ को। हमारे लहजे में ये तवाजुन बड़ी सऊबत के बाद आया, कई जमानों के दश्त झेले, कई जमानों की खाक छानी। तो सारी जिंदगी बस इसी तरीके से गुजरी है। ठीक है, परदेसियां काटते काटते, कभी किधर कभी किधर, कभी किस शहर में कभी किस शहर में, कभी किस हॉस्टल में कभी किस हॉस्टल में। तो सारी जिंदगी हॉस्टलाइट ही रहा हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। तो बस आ गई हैं जुबानें बस, और जुबानों में मेरा इंटरेस्ट भी शुरू से था। यस, आई लाइक लैंग्वेजेस। और आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू पंजाबी, तो यू विल नॉट जज
लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज फ्रॉम गुजरांवाला एंड ही इज स्पीकिंग टू मी, तो मैं उसके साथ वो गुजरांवाला वाली पंजाबी बोलूंगा। लाहौर से है तो लाहौर वाली, अगर गुजरात से है तो गुजरात वाली, सियालकोट से है तो सियालकोट वाली, हिंद को स्पीकर है तो हिंद को वाली, पहाड़ी है तो पहाड़ी। तो तो मैं आप अगले खुद बंदे, पंजाबी हैं? हाँ, आप खुद पंजाबी हैं? मैं कश्मीरी हूँ, हाफ पंजाबी हाफ कश्मीरी। ओके, लेट्स, यू कैन इंटरव्यू मी लेटर, राइट नाउ वी शुड बी फोकसिंग ऑन द लेक्चर। अच्छा, तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, दे आर बेसिकली पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। दे वर्क इन अ पेयर। ये एक पेयर की सूरत में काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एज अ पेयर जो है वो एक मकसद या एक पर्पस जो है ये सर्व करते हैं। ठीक है। इसके जो रूल्स हैं, इसकी जो मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगा, उसमें ना आपको बताया हुआ है कि ये कैसे यूज होते हैं और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल आप ये देख लें कि बोथ और एंड हमेशा इकट्ठे आते हैं, ईदर और हमेशा इकट्ठे आते हैं, नीदर नॉर हमेशा इकट्ठे आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो इकट्ठे आते हैं, वेदर और हमेशा इकट्ठे आते हैं, सच और दैट जो है ये हमेशा क्या आते हैं, इकट्ठे आते हैं। और भी हैं, लेकिन वो एडवांस स्ट्रक्चर में आते हैं। आपका जो एसएल बेस सिलेबस है उसके मुताबिक आपको ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं इनके मुताबिक आपको पता होना चाहिए, इस्तेमाल भी करने आपको आने चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से इनका पता होना चाहिए कि जहां पर भी ये यूज हो रहे हो, तो ताकि आप इनको जो है वो देख सकें। अब जिस जिस तरह आप एग्जांपल्स देखें कि बोथ जॉन एंड मैरी आर गोइंग टू द मीटिंग, यू कैन आइदर हैव टी और कॉफी, या तो आप ये ले सकते हैं या वो ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके मैं रूल्स भी आगे आपको बताऊंगा, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, नॉट ओनली डिड शी विन द रेस बट शी ऑल्सो सेट अ न्यू record। ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से ही couldn't decide whether to go to the concert or stay home। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, वो इकट्ठे यूज होते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था ना, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन था, नॉर। नॉर के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि नॉर में क्या होता है, नॉर के बाद जो है वो आप सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से जो नीदर नॉर होता है, सॉरी, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद भी आप यही वाला रूल अप्लाई करते हैं, नॉट ओनली के बाद भी आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सच और दैट की भी एग्जांपल दे दें, मैं सच और दैट की भी एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, ही प्लेड सच अ ब्यूटीफुल शॉट दैट everyone was shocked। ठीक है, तो देखो ना, सच और दैट। ऑलराइट, और भी सर इसकी सच और दैट की और भी काफी सारी सिमिलर एग्जांपल्स हो सकती हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें इसका जो रूल है, पहला रूल इसका ये है कि बोथ पार्ट्स ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड इन स्ट्रक्चर। यानी बैलेंस से क्या मुराद है कि अगर इसके बाद देखें, बहुत के बाद अगर जॉन नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ईदर हैव टी और हैव कॉफी, तो बेसिकली स्ट्रक्चर ये है कि यू कैन ईदर हैव टी और हैव कॉफी, तो मे सिमिलर स्ट्रक्चर है। नीदर द टीचर, इसके बाद नाउन है तो नॉर के बाद भी द स्टूडेंट्स आना चाहिए। नॉट ओनली के बाद क्लॉज स्ट्रक्चर है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्लॉज स्ट्रक्चर है। वेदर के बाद है टू गो टू द कंसर्ट, और इसके बाद भी क्या है, और स्टे होम। तो क्या है कि इनके बाद जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो बैलेंस होने चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द टू पार्ट्स दे आर कनेक्टिंग। ठीक है, यानी कि दरमियान में क्या होना चाहिए, दरमियान में कोई वक्त कोई नई चीज आपने ऐड नहीं करवानी। ठीक है, मतलब उसमें आपने कोई नई कहानी नहीं शुरू कर देनी कि यू कैन आइदर हैव टी दैट माय मदर मेड फॉर यू व्हेन शी वाज विजिटिंग यू एंड यू वर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, और कॉफी। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं गार्डन पाथ सेंटेंस। तो आपने गार्डन पाथ सेंटेंस नहीं बनाना,
वो सुना हुआ है ना, वो जो मीम है, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। सुनी भी है ना वो, देखी भी है ना मीम, माफ कीजिएगा मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आपने ना बीच में इधर उधर नहीं निकल जाना, यू हैव टू स्टे ऑन द ट्रैक। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस का जो बैलेंस है उसको पूरा करके उसके बाद देन यू कैन कंटिन्यू विद योर सेंटेंस। ऑलराइट, okay, now let's do a quick activity and then we will move to the next topic. G, you have to identify the conjunctions in each sentence and categorize them, whether they are coordinating, subordinating, or correlatives. He's tired, but he still went to the work. Coordinating. Coordinating. Coordinating Okay, I wanted to go to the park because the weather was nice. Subordinating. Subordinating. Subordinating Neither conjunction. neither the teacher nor the Correlative. 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 Okay, she studied until later. Correlative. Subordinating. Subordinating. Okay, you can have either the chicken or the fish. Correlative. 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 Okay, I'll go to the party if I finish my work. Subordinating. 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 Not only did she sing, but also but also she did Correlative. Correlative. because it was snowing. Subordinating. I was going Coordinating. but I forgot my wallet. Coordinating. Coordinating. Okay, when I get home, I'll call you. Subordinating. Coordinating. Okay, so worksheet number 2 and 3 and 4. ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ओके रुमेसा, Yes. अच्छा आपकी बैक पे बातें हो रही हैं तो आप माइक ऑफ कर दें। थैंक यू सो मच। All right. So worksheet number 2 and 3 and 4, they are your homework. Now let's move towards the interjections. Interjections are very easy. Interjection क्या होता है? That is basically a word or a phrase that expresses a strong feeling or sudden emotion. ठीक है? अब इसमें interjections of surprise होते हैं, wow, oh, geez, oh, what did you say? Surprise के लिए, और excitement के लिए, joy के लिए, ये we won the game. Woohoo, this is the best day ever. Hooray, we are finally done with the project. Yippee, I got a promotion. ठीक है? तो ये क्या है? These are some of the interjections that we use for interjection के फौरन बाद हमेशा क्या आता होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हम इंटरजेक्शन के बाद यूज करते होते हैं। अच्छा, पेन और डिस्कम्फर्ट के लिए आउच, यू दैट स्मेल्स टेरेबल। ठीक है, तो पेन के लिए, डिस्कम्फर्ट के लिए हम इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यूज करते होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से डिसबिलीफ के लिए या रियलाइजेशन के लिए, ओह, आह, वाओ, ओह नो। तो मतलब ये, और मजे की बात ये है कि कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जिनको आप खुद ब खुद भी इंटरजेक्शन बना सकते हैं। हम लोग उनको बोलते होते हैं लेक्सिकल इंटरजेक्शंस। लेक्सिकल इंटरजेक्शंस, अब मैं लेक्सिकल इंटर बाकी सारे आपको आते हैं, मैं आपको लेक्सिकल इंटरजेक्शन की एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ स्नेक, बी केयरफुल। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहता हूं कि अ कार, केयर ऑन साइड। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि एरोप्लेन, इट इज अबाउट टू क्रैश। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि इसमें मैं एक वर्ड को एज एन इंटरजेक्शन यूज कर रहा हूं। बात समझ आ रही है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब ये होते हैं लेक्सिकल इंटरजेक्शंस। बाकी ये यस, आई एग्री विद यू, नो आई डोंट वांट टू गो, ओहो, यक, ओह, फ्यू, ले, आई डोंट लाइक दिस मूवी। तो ये तो वो होते हैं ना जो नॉर्मली इंग्लिश के अंदर यूज होते हैं, इनको तो आप देख के ही बता देते हैं कि अच्छा यार इंटरजेक्शंस हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये लेक्सिकल इंटरजेक्शंस हो गए। इसी तरीके से होते हैं कल्चरल इंटरजेक्शंस। कल्चरल इंटरजेक्शंस, अब इनका भी आपको पता होना चाहिए। कल्चरल इंटरजेक्शंस, कल्चरल इंटरजेक्शंस कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ना कि बिस्मिल्लाह, योर
हेयर अगेन, ठीक है। या इसी तरीके से मैं कहता हूं कि माशाल्लाह, दिस ड्रेस लुक्स गुड ऑन यू। या इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, वी वी आर फाइनली हेयर, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या है कि ये कल्चरल इंटरजेक्शन जो ये एग्जैक्टली जीसस क्राइस्ट मोस्टली वो यूज करते हैं, जीसस, ये एग्जैक्टली ऐसे जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको और दूं, जैसे हम कहते हैं ना, वाह उसी आ गए, ठीक है। तो अब इसमें वाह जो है ये क्या है, ये भी तो एक इंटरजेक्शन है ना, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं जो लोए, वड्डा आया तू, ठीक है। तो अब इस जो लोए जो है, तो ये क्या है, ये भी एक इंटरजेक्शन है, किसी भी यस एग्जैक्टली ऐसे ही है, ये किसी भी कंट्री के कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं परा मार मेनू पढ़न दे, ठीक है, और परा मार मेनू पढ़न दे। तो इस तरह के और बहुत सारे इंटरजेक्शन होते हैं। लेक्सिकल इंटरजेक्शन से मुराद बेटा ये है, लेक्सिकल से मुराद ये है कि एक मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। तो जब आप एक वर्ड को जो अपने आप में हो सकता है कि कोई नाउन हो, कोई वर्ब हो, कोई भी चीज हो सकती है, आप जब एक नाउन को या वर्ब को या इंटरजेक्शन को आप कंजंक्शन के इंटरजेक्शन के तौर पर यूज करते हैं, तो देन इट बिकम्स अ लेक्सिकल इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे नहीं होता रन, आप कहते हैं कि रन सर ये सर, भी इंटरजेक्शन। ठीक है। अब बच्चे खड़े होते हैं ना, तो वो जो टीचर को देखते हैं कहते हैं वो भागो ये सारा आ गए, ठीक जी है। सर। हाँ, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सर दो दो और एग्जांपल्स दें कल्चरल इंटरजेक्शंस की, वो भी पाकिस्तानी कल्चर की। बेटा तुझे मजा आ रहा है, अभी मैं यहाँ पे मजे देने के लिए नहीं बैठा हुआ, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बैठा हुआ हूँ। बस ले रहे हैं सर। हाँ, इसको चसें आ रही हैं, अभी ये चसें ले रहा है। राजा जी चस चाहने हो, ना करो ना जी, राजा जी क्या करने हो। ऑल राइट, सो ओके। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंटरजेक्शंस आर प्राइमरीली यूज्ड टू कन्वे सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन। यू हैव टू मेक श्योर दैट द कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट्स द यूज ऑफ एन इंटरजेक्शन। मतलब आप वहां पर इंटरजेक्शन यूज करें जहां पर उसके यूज करने की जरूरत हो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सर आप जवाब नहीं दे रहे, तो आप सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो जो है की एग्जांपल बना दें, उसकी बना दें, तो इस तरह के सवालों का जवाब आपको थोड़ी मिलेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर बात ये होती है बेटा कि जो इंटरजेक्शंस होते हैं दे फॉलो विद द पंक्चुएशन, ठीक है। Interjections are typically followed by an exclamation mark when expressing intense emotion, and a comma may follow the interjection if the feeling is less intense. तो जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो इंटरजेक्शन होता है उसके आखिर में आप एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगाते हैं, बाज दफा उसके बाद आप कॉमा भी लगा देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने ये इस तरीके से बनाता हूँ, अब आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे मुझे कॉमा लगाना है, और मतलब कहाँ पे मुझे जो है वो लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है। अब मैं कहता हूं वाओ यू एक्चुअली वॉन द प्राइज, अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा या इंटरजेक्शन आएगा। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी आएगा, मार्क। एक्सक्लेमेशन। सॉरी कॉमा आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर दोबारा एक्सक्लेमेशन सुनिए, मार्क। मैं कहता हूँ वाओ यू एक्चुअली वॉन द एक्सक्लेमेशन प्राइज, मार्क। कॉमा। ओके। कॉमा आएगा। अगर कॉमा कॉमा आएगा, और अगर मैं कहता हूँ वाओ यू एक्चुअली वॉन द प्राइज, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब अब एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस पे आ जाते हैं।
मैं कहता हूं कि अब ये हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने डिसाइड कर लिया। अब इस पार्ट पे आते हैं। अब मैं कहता हूं यू एक्चुअली वॉन द प्राइस, कॉमा यू एक्चुअली वॉन द प्राइस। ठीक है, कॉमा भी आ सकता है और क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वाओ यू एक्चुअली वॉन द प्राइस, तो अब फुल स्टॉप आएगा। और अगर होता है कि वाओ यू एक्चुअली वॉन द प्राइस, क्वेश्चन तो आप मार्क। क्या, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर मैं कहता हूँ यू एक्चुअली वॉन द प्राइस, एक्सक्लेमेशन मार्क अब एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो बेसिकली जो इंटरजेक्शन है, बिकॉज ये आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस होता है, तो उसकी जो इंटोनेशन होती है ना, इंटोनेशन को हम लोग बोलते होते हैं आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है। आवाज का उतार चढ़ाव फिर ये डिसाइड करता है कि आप उसमें वहां पर कॉमा लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे। यस एग्जैक्टली, सारा काम लहजे का है। वो थ्री उसमें था ना पीके में, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो ये सारा वही बेसिकली इंटरजेक्शन जो है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। एग्जैक्टली ऐसे, इट्स ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशंस। एमसीक्यूज में कैसे पता चलेगा? एमसीक्यूज में बेटा देखो, एमसीक्यूज में आपसे ये चीजें इस तरह से पूछी नहीं जाती होती, एमसीक्यूज में नहीं पूछी जाती होती। हाँ, जब आप कोई प्ले पढ़ रहे होते हैं, कोई आप डायलॉग पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो फिर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हम लोग यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अब इसमें ना जितने इसके शेड्स बनते जाएंगे, फिर जितने इसके शेड्स बनते जाएंगे उसी हिसाब से फिर इसका क्या होता जाएगा, उसी हिसाब से इसकी जो डिलीवरी है वो क्या होती जाएगी, वो चेंज होती जाएगी। अब जिस तरह पहला है कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर। अब ये ज्यादा इंटेंसिटी है, कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर। तो देखो इससे क्या होता जाता है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो कैप्स में, जो कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड लिखा हुआ होता है, वो भी अर्जेंसी को, इंटेंसिटी को शो करता है। तो वो अकॉर्डिंगली फिर क्या होते हैं, इंटरजेक्शन जो है वो क्या होते जाते हैं, तब्दील होते जाते हैं। मैं जब बच्चों को स्पीचेस लिख के दिया करता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, अभी तो यूनिवर्सिटी में होता है, तो यूनिवर्सिटी में बच्चा कोई मेरे पास आया स्पीच लिखवाने के लिए, तो उसकी आगे बेइज्जती होती है। मतलब हम बच्चों को कहते हैं कि यार अभी यूनिवर्सिटी में आ गए, शर्म करो, खुद लिख कर लाओ, हम उसको चेक कर लेंगे, उसको हम लोग वेट कर लेंगे। तो उस कॉलेजेस में जब होते थे तो वहां पे बच्चों को स्पीचेस लिख के देनी होती थी। आप लोग भी जाते होंगे इंग्लिश वाले टीचर के पास, सर स्पीच लिखते हैं, स्पीच स्पीच में पार्टिसिपेट करना है, स्पीच लिखते हैं। तो वो बच्चे जब मेरे पास स्पीच लिखवाने के लिए आते थे, तो मैं उनको इस तरीके से बीच में वर्ड्स को कैपिटलाइज करके देता था, अंडरलाइन करके देता था कि यहाँ पे आपने इस तरीके से बोलना है, यहाँ पे स्ट्रेस डालना है, यहाँ पे आपने जज्बात में चले जाना है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो ये बेसिकली जो आवाज अल्फाज का जो उतार चढ़ाव होता है, उसको हम इस तरीके से जो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सर जुल और परम आर लेक्सिकल और कल्चरल इंटरजेक्शंस, दीज आर बेसिकली कल्चरल इंटरजेक्शंस, नॉट लेक्सिकल। ऑलराइट, नाउ इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो तो बहुत सिंपल है। रीड एंड इंटेंसिफाई द इमोशंस एक्सप्रेस बाय द इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे पहले मैं बताएं कौन सा जो एक्शन है वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। हैप्पीनेस, यस यहाँ पे सैडनेस या डिजेक्शन, सैडनेस हाँ यहाँ पे अगेन हैप्पीनेस है, यहाँ पे पेन है, पेन यहाँ पे डिस्कम्फर्ट है, यहाँ पे अगेन डिस रिग्रेट्स है, डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट है, यहाँ पर भी डिस्कम्फर्ट है, यहाँ पर भी डिस्कम्फर्ट है, यहाँ पर भी डिस्कम्फर्ट है, यहाँ पे हैप्पीनेस है। तो मोस्टली जो होते हैं ना, या इट्स बेसिकली फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। यस अहमद, यू आर राइट, इट्स ऑल अबाउट द फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, फोनेम्स एंड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो वर्कशीट नंबर 2 and 3 and 4, इट गोज टू यू। ठीक है, ये आपने खुद करनी है। मैं आपको कुछ कुछ करवा देता हूँ और कुछ मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप
जब उसको खुद से सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि पूरा जो लेक्चर था उसका कितना पार्ट आपको समझ आया, कितना पार्ट आप भूल गए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से चलती हैं। अच्छा, अब लेट मी टेल यू दिस, कि जो आपके बेसिक पार्ट्स ऑफ द स्पीच है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बताऊंगा, और वो थोड़ी सी स्पीड के साथ बताऊंगा। इसलिए अभी आप यूँ समझ लें कि अभी हम लोग थोड़ा सा एक बम्पी राइड पे जाने वाले हैं। सर, आपने कल की क्लास अपलोड नहीं की, रात 2 AM तक चेक करता रहा। आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली बिजी हो गया क्लासेस में, एंड देन आई कुडंट अपलोड द लेक्चर्स। मैंने सुबह उठ के, द मोमेंट आई वोक अप बिफोर गोइंग फॉर द जिम, मैंने पहला काम यही किया है कि लेक्चर्स अपलोड किए। तो बट मैंने कर दिए थे। आई एम सॉरी फॉर द डिले। अच्छा, तो मैं आई वाज टेलिंग यू कि जो बेसिक हमारे 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं वो हमने करवा दिए हैं। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, ये मैं आपको थोड़ा सा तेजी के साथ करवाऊंगा। अच्छा, अब इसमें आर्टिकल्स सबसे पहले। और आर्टिकल्स हमारे पास आपको पता है कि दो टाइप्स हैं इनकी, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल है हमारे पास ए एंड एन। ए जो है, इट इज यूज बिफोर। अब ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वो वाला पार्ट है जो आपका खुद पढ़ने वाला है, मतलब इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, रूल्स हैं सिर्फ। लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि एक दफा टीचर के मुंह से भी गो थ्रू हो जाए, तो आपको जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाएगी। ए जो है, इट इज यूज बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे आई सॉ अ कैट इन द गार्डन, शी वांट्स अ बुक फॉर हर बर्थडे। और एन जो है, इट इज यूज बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट द वर्ड्स, इट्स अबाउट द साउंड्स। कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है। एक मिनट, मुझे महत क्लास से निकाल दूं आपको फॉर ट्रॉलिंग इन द क्लास। नो ट्रॉलिंग बच्चे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉलिंग नहीं करनी, आपने जो भी आपस में बातें करनी है वो आप बाद में कर सकते हैं, बट नो ट्रॉलिंग इन द क्लास। प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, आप लोगों ने मेरा गुस्से वाला रूप नहीं देखा फिर अभी तक। ठीक है, आप लोगों ने मेरा गुस्से वाला रूप नहीं देखा। सो प्लीज नो ट्रॉलिंग इन द क्लास। अच्छा, तो एन जो है, इट इज यूज बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद द वोवल साउंड, नॉट विद द वोवल लेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, आई सॉ। क्या आएगा? आई सॉ अ यूरो इन हिज पॉकेट, या आई सॉ एन यूरो इन हिज पॉकेट? And and euro. एन यूरो। ए यूरो, आ यूरो। आ यूरो, क्योंकि जो जो ये जो साउंड है ना, ये है या साउंड, या। ठीक है, अगर आप इसको साउंड में देखें ना, तो ये वाली या है, जो टेलीविजन के अंदर या होती है। एंड दिस Sir, साउंड इज नॉट अ वोवल साउंड, इट्स नॉट अ वोवल साउंड, इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। sir umbrella में फिर कौन सी साउंड होगी? अम्ब्रेला में एन आएगा, क्योंकि आ वो आ साउंड है, या साउंड नहीं है। ठीक Okay, है। sir. वॉवल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी हुई है? वॉवल साउंड कौन सी होती है? जिसको प्रोड्यूस A. करते वक्त, जिसको नहीं, आप मुझे वर्ड्स बता रहे हो, मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। ए आई ओ Yes. यू, वो तो वो वॉवल साउंड्स नहीं है बेटा, वो वॉवल लेटर्स हैं। Yes, अच्छा, sir. आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कि इंग्लिश के अल्फाबेट कितने हैं, इंग्लिश के लेटर्स कितने हैं? 26. 26। 26. और साउंड्स कितनी हैं? पता नहीं। साउंड्स कितनी हैं? साउंड्स है 44। कितनी साउंड्स हैं? 44. सर ये 44 44। कैसे हो गए जो 44 26 लेटर्स साउंड्स हैं। हैं? 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट हैं और 20 वॉवल साउंड्स हैं। अब मुस्तफा कह रहे हैं कि 20, मतलब 20, अगर 26 लेटर्स हैं तो 44 साउंड्स कैसे हो गई? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा, अब ये पहले वर्ड को पढ़ो, क्या है? पेन। पैन। पैन, ए साउंड है। जी। जी। अच्छा, और ये वाला बैट। बैट, ये भी ए साउंड है। जी। और ये वाला कॉल। बॉल, ये कौन सी साउंड है? कॉल। ओ। इसी यही ओ साउंड है ना? हम्म। अच्छा, और इसी तरीके से इसमें ए की कौन सी साउंड है?
ए ए, नॉट ए। वो ये ए साउंड की ए, ओ, ए। तो इसी तरीके से क्या है कि ए की तीन साउंड तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। समझ आ रही है ना? जी सर। हाँ। तो देखो साउंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल। वी डोंट हैव टू लुक एट द वर्ड, वी डोंट हैव टू लुक एट द लेटर, वी हैव टू लुक एट द साउंड्स। ठीक है, वी हैव टू लुक एट द साउंड्स। सर वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स में जरा डिफरेंस बताते हैं। जी मैं बताता हूँ। जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है ना, उसको जब आप प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से, तो जो एयर पैसेज है वो स्टॉप होता है। एयर पैसेज क्या होता है? एयर पैसेज स्टॉप। स्टॉप होता है। अब एयर पैसेज के स्टॉप होने से क्या मुराद है? एयर पैसेज के स्टॉप होने से मुराद ये है कि जब आप जैसे प प मेरे होंठ बंद हो गए, ख ख जुबान मेरी ऊपर जाके लगी, ल ल जुबान ऊपर वो एल्वियोलर रिज के टॉप पे जाके लगी। ठीक है, इसी तरीके से र, तो जुबान मेरी एल्वियोलर रिज के दरमियान में जाके लगी। ठीक है, म होंठ मेरे बंद हो गए, न जुबान जो जो मेरे टीथ के बिल्कुल ऊपर जाके लगी। तो जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जब आप उनको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो आपका जो एयर पैसेज है ये क्या होता है? ये स्टॉप होता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट्स। जो वॉवल साउंड्स होती हैं, उनको प्रोड्यूस करते वक्त जो एयर का पैसेज है वो स्टॉप नहीं होता। आ, ओ, ए, ई, आ, ए, ओ, ई, ऊ, ई, आप करते जाएं, कहीं पर भी आपका एयर पैसेज जो है वो स्टॉप नहीं होगा। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस कॉन्सोनेंट साउंड में और वॉवल साउंड में। जब मैं कहता हूं यूरो, या या जुबान मेरी ऊपर लगती है, अब हम पैसेज रुकता है, एयर का एयर पैसेज जो है वो स्टॉप होता है, और उसको आप स्क्वीज करके फिर उसको छोड़ते हैं, तो लफ्ज जो है वो आपका बाहर निकलता है। तो या इज नॉट अ वॉवल साउंड, इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। गॉट इट? यस सर। ऑल राइट। सो जो है इट इज यूज बिफोर एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स, एंड एन जो है दैट इज यूज्ड यू नो बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद द वॉवल साउंड। जैसे आई एट एन एप्पल, ही इज एन ऑनेस्ट, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, तो हम एच को नहीं देखेंगे, हम साउंड को देखेंगे। इट्स नॉट हॉनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट, बिकॉज एच इज साइलेंट, तो हम इसके साथ अ की साउंड निकल रही है, तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। गॉट द पॉइंट? सो द की हेयर इज द साउंड, not the letter. For example, an is used before hour, an hour, I need an hour, क्योंकि h इसमें साइलेंट है। तो वर्ड जो है वो क्या है? वो बेसिकली एक वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, नॉट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, द जो है इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल, एंड इट इज यूज टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। यानी जब आप किसी भी कॉमन नाउन को पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आप उसको इंडेफिनेट आर्टिकल देंगे। उसी नाउन का बाद में जिक्र करेंगे, तो उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज्ड अ बुक, आई परचेज्ड अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। द बुक कॉस्ट मी 20 रुपीज, द बुक कॉस्ट मी 20 रुपीज। अब देखो, मैंने जब पहली दफा किताब का मैंने जिक्र किया, तो मैंने उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आ यूज किया। लेकिन जब उसी किताब का मैंने दोबारा जिक्र किया, तो उसके साथ मैंने क्या यूज किया? डेफिनेट आर्टिकल दा यूज किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पे यू आर रेफरिंग टू अ बुक दैट इज ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर एंड लिसनर। तो अब ये बुक जो है ये क्या होगी? ये एक स्पेसिफिक बुक होगी। तो जब रेफरेंस स्पेसिफिक होगा, सर आर्टिकल्स ए एंड में अलिफ और ये व्हेन रिटन इन उर्दू वाला साइंस नहीं होती, नहीं। उर्दू के आर्टिकल जो होते हैं, उर्दू के अंदर तो आर्टिकल होते ही नहीं है। उर्दू में तो आर्टिकल बेटा है ही नहीं, देयर आर नो आर्टिकल्स इन उर्दू। ठीक है, उर्दू के अंदर आर्टिकल होते ही नहीं है।
तो इसलिए आप इसको उर्दू के साथ रिलेट कर ही नहीं सकते। और आपको आर्टिकल्स में प्रॉब्लम आती भी इसीलिए क्योंकि उर्दू के अंदर तो आर्टिकल होते नहीं है। तो आप तो इंग्लिश को पढ़ रहे होते हो उर्दू के परस्पेक्टिव से, उर्दू में आर्टिकल होते नहीं है, तो इसलिए आर्टिकल्स में आके आप फंस जाते हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे सर, देखें। जी। अगर कोई चीज हमारे सामने हो और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो दा यूज करेंगे ना? एक्जैक्टली ऐसे, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है ना। ठीक है, उसका उसका कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट उसको हम लोग बोलते होते हैं कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाते हैं, आप इशारा करते हैं और आप कहते हैं कि आई नीड द जैकेट ऑन द लेफ्ट। तो आप ये नहीं कहेंगे, यस अगर आप सर। सिंपल जाके कहते हैं, इशारा नहीं करते, आप कहते हैं आई नीड अ जैकेट, आई नीड अ जैकेट, तो वो आपको कोई भी उठा के पकड़ा दे तो दैट वुड बी करेक्ट। लेकिन जब आप कहते हैं कि इशारा करके आप कहते हैं कि आई नीड द जैकेट, आई नीड द जैकेट ऑन द मे बी ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, तो अब उसमें क्या है कि आप, अब इसका मतलब यह है कि अब आप, वो आपको वही वाली जैकेट ही देगा, वो आपको कोई भी जैकेट नहीं पकड़ा सकता। Sir, our school teacher told us write an English word in Urdu. Then if starting word is alif or ye, then it's a vowel sound, and not, then it's a consonant sound. नहीं, ऐसे नहीं होता। उर्दू में स्कूल को हम क्या लिखते हैं? उर्दू में स्कूल नहीं होता, उर्दू में होता है स्कूल। उर्दू में स्कूल को इस तरह लिखते होते हैं, स्कूल। ठीक है, तो फिर इस तरीके से, तो फिर ये भी तो ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, उर्दू के साथ आप इसको नहीं देख सकते इस तरीके से। आर्ट देखो, जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि आर्टिकल उर्दू में होते ही नहीं है, तो आप उस तरीके से उसको नहीं देख सकते। इट वुड बी वेरी ट्रिकी कि अगर आप इसको उर्दू के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, साउंड्स के हवाले से आप एक लैंग्वेज के रूल्स को के ऊपर दूसरी लैंग्वेज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ, क्या वर्ड है ये? हम्म, Filipino. क्या वर्ड है ये? jalapeno, हाँ, हैला, इट्स नॉट जाला। तो इस तरीके से तो आप जाएंगे क्योंकि दैट्स अ स्पेनिश वर्ड। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड होता है, एक टी में मैंने और इसमें डालना था। अब ये क्या वर्ड है? tortilla, टॉर्टिया, नॉट टॉर्टिला। टॉर्टिला नहीं कह सकते आप इसको, इट्स टॉर्टिया। दोनों एल इसमें है, लेकिन ये दोनों एल इसमें जो पढ़े नहीं जाते। तो एक लैंग्वेज के साउंड प्रिंसिपल्स को आप दूसरी लैंग्वेज के साथ नहीं परख सकते। हमार, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो नेवर डू दैट ट्रिक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स के हवाले से आप ये देख लें कि कुछ हमारे पास काउंटेबल क्वांटिफायर्स हैं। क्वांटिफायर्स क्या करते हैं? दे बेसिकली डिस्क्राइब द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। सम क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स, while others are used with the uncountable nouns। तो ये बेसिकली क्वांटिफायर्स, पोजेसिव्स, और चौथे नंबर पर है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ये चारों के चारों जो हैं ये बेसिकली एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों क्या होते हैं? ये बेसिकली एडजेक्टिव्स होते हैं। अहमद कह रहे हैं कि साइलेंट लेटर्स का क्या मकसद होता है, इसके ऊपर मैं कभी ऑडियो नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, अभी मैं बताने लगूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ऑडियो ऑडियो मैसेज के अंदर आपको मैं समझा देता हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग कि 7:20 से पहले पहले हम इसको कवर कर लें। अच्छा, अब आपने आप में से किसी ने मुझे टोकना नहीं है, मुझे जल्दी से ये कंप्लीट करने दें। क्वांटिफायर्स जो हैं, क्वांटिफायर्स, पोजेसिव्स, डिटर्मिनर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, ये तीनों जो सर ये हैं, लास्ट टॉपिक है। यस ये लास्ट टॉपिक है। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बेसिकली एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ छुपी छुपी चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है। आप जिस तरह सम और एनी है, सम और एनी, तो वी यूज सम एंड एनी फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, और हम इसको यूज करते हैं हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे आई हैव सम एप्पल्स, आई डोंट हैव एनी एप्पल्स, डू यू हैव एनी एप्पल्स। तो जो चीज़ आपके समझने वाली है वो ये है कि सम और एनी जो हैं ये क्वांटिफायर्स हैं, और ये किसके साथ यूज होते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ। इसी तरीके से मैनी, फ्यू और आ फ्यू, ये भी क्या हैं? ये किसके साथ यूज होते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास,
आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन लाहौर, फ्यू पीपल कैन रन दैट फास्ट, वगैरह वगैरह। और मच, लिटल और अ लिटल, ये यूज होते हैं किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। इनको हम कभी भी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते कि देयर इजंट मच एप्पल्स। मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लगता है, लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लगता है, आ लिटिल के साथ भी हमेशा क्या लगता है? अनकाउंटेबल नाउन लगता है। तो जो समझने वाली चीज है वो ये है कि सम, एनी, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, ये सब काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं। और मच, लिटिल, अ लिटिल, ये क्या लगते हैं? किसके साथ लगते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं। पोजेसिव्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए, ठीक है। इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और इनको पोजेसिव डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। माई हाउस, देयर पेरेंट्स, हिज कार, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये जो होते हैं दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सिंगुलर होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप वर्ब लेकर आएंगे। जैसे माई हाउस है तो माई हाउस इज होगा, माई हाउस आर नहीं हो सकता। अगर आवर हाउस होगा तो फिर क्या होगा? आर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से देयर, देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स प्लूरल है तो फिर क्या होगा? देयर पेरेंट्स आर आ जाएगा। हिज पेरेंट्स होगा तो हिज पेरेंट्स भी आर आ जाएगा। तो क्या होता है कि आप हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लेकर आते होते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से आप नहीं लगा सकते। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए। ये सिर्फ मैं दोबारा यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि पोजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, ये बेसिकली एडजेक्टिव की ही टाइप होती हैं, लेकिन इनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स को भी डिटर्मिनर कहते हैं, क्वांटिफायर्स को भी डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाउन को डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन का मतलब होता है तखसीस करना, खास करना। तो ये नाउन को आके क्या करते हैं? नाउन के मीनिंग को आके ये क्या करते हैं? डिटरमिन करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी वर्कशीट्स हैं, ठीक है। तो पहली वर्कशीट सिर्फ हम सॉल्व करते हैं। आई सॉ An elephant. एन एलिफेंट, शी वॉन्ट्स टू बाय An An apple. एन An एप्पल, apple. डैश, apple. सन इज वेरी ब्राइट टुडे। The The sun. sun. द सन, आ सन नहीं कह सकते, ठीक है। द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। आई हैव An I idea. An idea. एन आइडिया, ही गेव मी The a book. book. द बुक, The book. द बुक नॉट अ बुक, बिकॉज यहाँ पे No, स्पेसिफिक। सर। जी, सर इसमें तो हाँ स्पेसिफिक सही है। स्पेसिफिक। कैन यू पास मी The 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 pen. द पेन, pen. द पेन, क्योंकि खास पेन की बात हो रही है। आई डोंट नो The the answer. answer. The the answer. answer to the question, I don't know the answer to the question, I don't know the answer, क्योंकि मतलब इसका मतलब है कि सवाल का जवाब तो एक ही है ना, ठीक ये है। अच्छा, देयर इज A dog. A dog. dog. A dog. a dog, we went to The 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 market. The market market. yesterday. we went to the market। अच्छा, we went to the market yesterday। The और यहाँ moon. the moon. The moon. the moon, Is shining. the moon is shining brightly। वर्कशीट नंबर 2 और 3 आप खुद करेंगे। और वर्कशीट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने क्या करना है? यू हैव टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट प्लेस। यू हैव टू यूज एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ये जो आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स है ना, इसमें से कम आपने 5 आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स आपने लास्ट में यूज करने हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास डेफिनेट और इनडेफिनेट और जीरो आर्टिकल्स के रूल्स, कि कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगता है, कहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन लगते हैं, और कहाँ पे जीरो आर्टिकल लगता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक। और उसके बाद हमारा फिर चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, तो they refer to non-specific general nouns, and we use them when the listener or the reader does not know exactly which noun is being referred to। जैसे वो जैकेट की मैंने आपको एग्जांपल दी है, कि जब पता ना हो कि किसके बारे में बात हो रही है तो फिर वहां पे हम लोग लगाते हैं। अब इसका रूल क्या है? पहले नंबर पर तो ये है कि ए इज यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड्स, एंड एन जो है दैट इज यूज बिफोर द वोवल साउंड्स। इसके मतलब हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। और जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ए एंड एन आर ओनली यूज्ड विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आप ए और एन यूज नहीं करते। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ क्या है उसमें? एक्सेप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
आई नीड, ठीक है, आई नीड, लेट्स से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ यस, ही टेल्स अ लाई, ही टेल्स अ लाई। इसी तरीके से I ate आई, an apple. नहीं वो तो एप्पल तो काउंटेबल है ना। जी जी। आई नीड एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, आई नीड एन इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ये होता है कि आई नीड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई नीड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन आप मॉडर्न इंग्लिश में आप इंफॉर्मेशन के साथ भी एन लगा सकते हैं, हालांकि इंफॉर्मेशन जो है ये काउंटेबल नाउन नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड रूल क्या है कि जो ए और एन है ये हमेशा यूज होते हैं किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। अच्छा, व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू तो उसके साथ हम यूज करते हैं, जैसे आई सॉ अ बर्ड, और उसी परिंदे का दोबारा जिक्र करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि द बर्ड वाज फ्लाइंग बाय। प्रोफेशंस के साथ लगता है, जैसे शी इज आर टीचर, ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, माय फादर इज अ डॉक्टर, ही इज अ लॉयर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद लगता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट एन अमेजिंग मूवी, व्हाट, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट एन इडियट यू आर, ठीक है। तो जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनको आप व्हाट से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद लगाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ जो सर्टन नंबर्स होते हैं, सर्टन मेजरमेंट्स होती हैं, उनके साथ लगाते हैं, जैसे 100 पीपल, एन आउंस ऑफ गोल्ड, ठीक है, अ किलोग्राम, ठीक है, इट कॉस्ट मी 100 अ पीस, ठीक है, 100 अ डजन, हाउ यू आर सेलिंग एप्पल, तो आगे से कहता है कि 100 अ डजन या 100 अ किलो। तो जो सर्टेन नंबर्स होते हैं मेजरमेंट्स होती हैं उनके साथ भी आप जो है वो लगा सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द, तो इट इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन्स। सर ईयर्स मंथ्स डेज के साथ कौन सा आर्टिकल आता है, एग्जाम्पल देंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है। देखो जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप कहते हो मंडे, तो ये तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ तो आप इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक मंडे की बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही said I will, he said that he will come on Monday. The Monday has never arrived. अब यहां पे आप कह रहे हो कि वो उसने कहा था मैं, जैसे हम उर्दू में नहीं कहते, उसने कहा था मैं सोमवार को आऊंगा, वो सोमवार अभी नहीं आया। तो अब यहां पे आप मंडे के साथ दा लगा सकते हैं, वरना हम लोग प्रॉपर नाउन्स के साथ जो है वो कोई आर्टिकल नहीं लगाते होते। वो आगे जीरो आर्टिकल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जीरो आर्टिकल्स के अंदर वो रूल्स आ जाएंगे। तो अगर हम लोग द की बात करें तो यूनिक नाउन्स जो अपने आप में यूनिक हैं, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, तो इनके साथ हम लगाते हैं, लेकिन स्पेस के साथ नहीं लगाते। स्पेस के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा, वाई ठीक से? है। नहीं लगता क्योंकि स्पेस इज एवरीवेयर, कोई खास स्पेस नहीं है। मतलब आप जहां जहां तक जाते जाएं, जितनी बड़ी जितनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं वो सारी की सारी स्पेस है, ठीक है। ही वेंट टू स्पेस, नॉट ही वेंट टू द स्पेस, कोई मतलब कोई खास स्पेस नहीं है, स्पेस एक ही है। ये जमीन भी स्पेस के अंदर है, ये पूरा का पूरा जहान जो है वो स्पेस के अंदर ही है, ठीक है। आई नीड यस। स्पेस, ठीक है। हाँ, अगर आप लैपटॉप की बात करें आप उसमें कहेंगे कि प्रेस, क्या कहेंगे, प्रेस द स्पेस बटन। तो अब यहाँ पे आप वो खला वाले स्पेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आप स्पेस बटन की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रही है ना। जी। और इसी तरीके से वो भी हो सकता है कि यूज वन स्पेस, ठीक है, या इसी तरीके से डू यू हैव अ स्पेस फॉर वन पर्सन,
तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो खला वाली स्पेस है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। समझ आ रही है ना? जी। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं, अच्छा स्पेसिफिक रेफरेंस जब होता है तो उस सूरत में द लगता है, जैसे द बुक ऑन द टेबल, तो अब इसमें द बुक ऑन द टेबल इज माइन, द बॉय इन द रेड शर्ट इज माई ब्रदर, मतलब नॉट एनी बॉय, वो वाला लड़का जो रेड शर्ट में है वो मेरा भाई है। फिर इसी तरीके से जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जिसको हम लोग थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उनके साथ हमेशा दा लगता है। ही इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन यू, द फर्स्ट, आई एम ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, आई लिव ऑन द नाइन्थ स्ट्रीट। ठीक है ना? तो ऑर्डिनल नंबर्स के साथ और सुपरलेटिव्स के साथ दा लगता है। अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, स्पीसीज के साथ, नेशंस के साथ द लगता है। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, अब यहाँ पे किसी एक अमीर आदमी की बात नहीं हो रही, तमाम अमीरों की बात हो रही है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि तमाम अमीरों को चाहिए कि वो तमाम गरीबों की मदद करें। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, तो अब यहाँ पे किसी एक शेर की बात नहीं हो रही, बल्कि शेर की इंटायर स्पीसी की बात हो रही है। द फ्रेंच आर नोन फॉर देयर कुजीन, ठीक है, द फ्रेंच, द पंजाबीज, द पश्तून्स, द बलोच, ठीक है। when yes when one yes Ahmed, you are right, when singular refers to the whole class, or the whole species। लेकिन इसके अंदर, इस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि मैन के साथ आप नहीं लगाते। आप ये नहीं कहते कि द मैन इज अ सोशल एनिमल, द मैन इज अ सोशल एनिमल, गलत हो जाएगा। क्या होगा? खाली मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते। इसी तरीके से जो इन्वेंशंस होती हैं या जो कल्चरल रेफरेंसेस होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं। द या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ठीक है। अच्छा, शी लव्स द पियानो, तो अब ये कल्चरल रेफरेंस है, ठीक है। अच्छा, जो जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस के नामों के साथ हम लगाते हैं, लेकिन पहाड़ के नाम के साथ नहीं लगाते। पहाड़ी सिलसिला है, जिस तरह हिमालयाज है, द हिंदू कुश है, इसी तरीके से। सफेद को, हाँ, सफेद को। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से एल्प्स है, जितने भी पहाड़ी सिलसिलों के नाम होते हैं उनके साथ लगता है, लेकिन केटू के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि केटू एक पहाड़ का नाम है। पहाड़ के नाम के साथ नहीं लगता, पहाड़ी सिलसिले के साथ लगता है। दरियाओं सर के इसको नामों। केटू का नाम क्यों दिया? जी बेटा, इसको केटू का नाम क्यों दिया सर? ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके सर। ओके। उसके बाद पहाड़ जो सहरा होते हैं, सहराओं के नामों के साथ लगता है। फिर इसी तरीके से जो वी यूज विद द प्रॉपर नाउन्स इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जिस तरह महल तो बहुत सारे हैं, द ताजमहल, द ताजमहल से क्या मुराद है? द ताजमहल से मुराद वो महल है जो आगरा में है। द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो मतलब अरब एमिरेट्स तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज की, तो वहां पे भी क्या लगता है? दा लगता है। एंड वी यूज विद द सिंगुलर नाउन्स टू रिप्रेजेंट अ होल ग्रुप, ये ऊपर आ गया रूल, जैसे द टाइगर इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, द वेल इज अ मेरीन मैमल, वगैरह वगैरह। अच्छा, एंड वी यूज फॉर थिंग्स दैट आर नोन टू एवरीवन, जैसे हम ये नहीं कहेंगे ओपन अ डोर, ओपन द डोर, जब लिसनर को पता है कि कौन सा दरवाजा खोलना है। समबडी इज एट द डोर, पता है कि कौन सा दरवाजा है। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, क्योंकि जिसको आप बंद करने के लिए कह रहे हैं उसको पता है कि कौन सी लाइट्स बंद करनी है। और जीरो आर्टिकल की अगर हम बात करें, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल से क्या मुराद है? यस, ग्रेट एम्पायर्स के नामों के साथ भी लगता है, द मंगोल्स, द मुगल्स, द खान्स। इसी तरीके से जो फैमिलीज के नाम होते हैं, द भट्टीज, द भट्टीज आर कमिंग टू विजिट अस,
ठीक है, द चौधरीज विल नेवर बिहेव, वगैरह वगैरह। हम बात कह रहे हैं कि पियानो, कोई भी पियानो हो सकता है, सो व्हाई वी यूज द, because that is a cultural reference. Like for example, if we talk about the French people, तो they love piano. अच्छा, the Mount Everest, no, Mount Everest only, not the Mount Everest, Mount Everest, not the Mount Everest। अगर कोई मूवी हो उसके स्टार्ट में वो दा लगा दे तो लगा दे, ठीक है। अच्छा, और इफ यू टॉक अबाउट द जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल से मुराद ये है कि एब्सेंस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर अ सर्टेन नाउन्स। जीरो आर्टिकल से मुराद ये है कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हम बिल्कुल आर्टिकल को यूज ही नहीं करते। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगाते, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगाते। हम ये नहीं कहेंगे कि अ चिल्ड्रन, या हम सिंपल ये कहेंगे कि चिल्ड्रन लव प्लेइंग, बुक्स आर अ सोर्स ऑफ नॉलेज। लेकिन जब इसका रेफरेंस हो जाए स्पेसिफिक, तो फिर इसके साथ आप दा लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई वेंट टू बाय बुक्स, ठीक है, द बुक्स वर वेरी कॉस्टली, सो आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, अब इसमें मैं दा लगा सकता हूं, बिकॉज अब क्या हो गया, रेफरेंस स्पेसिफिक हो गया। बट इन जनरल वी विल नॉट यूज इट। प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं लगता, जैसे वी विजिटेड लाहौर, शी लिव्स इन यूरोप। लैंग्वेजेस के नाम के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स के साथ नहीं लगाते। आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के साथ आप नहीं लगाएंगे। मील्स के जो नाम होते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, ठीक है, इनके साथ आप नहीं लगाते। अच्छा, इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस के नाम होते हैं, ठीक है, उनके साथ नहीं लगाते होते। अब ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि वो तमाम चीजें जो अपने पर्पस के लिए खास होती हैं, यानी कि वो उसी मकसद के लिए उनको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया गया हो जिस मकसद के लिए वो बनी है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे आई एम गोइंग टू मॉस्क फॉर प्रेयर, नॉट आई एम गोइंग टू आ मॉस्क या द मॉस्क, आई एम गोइंग टू मॉस्क। ही वेंट टू स्कूल, ही इज इन प्रिजन, ठीक है, ही इज इन जेल, नॉट इन द जेल या इन अ जेल, या ही इज इन अ प्रिजन, इन द प्रिजन, नो। वो तमाम की तमाम चीजें जो अपने पर्पस के एतबार से खास होती हैं, उनके नाम के साथ हम नहीं लगाते होते। नो, सेकंड वाले में नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, सिंपल, आई एम गोइंग टू स्कूल। जब ये अपने पर्पस के हिसाब से यूज हो रहे हैं, अपने पर्पस के लिए, मतलब जो नाउन जिस पर्पस के लिए बना है उसी पर्पस में इसको यूज आ रहा हो। एग्जैक्टली, हॉस्पिटल में भी, ही इज इन हॉस्पिटल, ही इज इन हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन इफ ही इज नॉट अ पेशेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई आंट, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, इसका मतलब यह है कि मैं बीमार नहीं हूं। और अगर मैं यहां पे कहता हूं आई वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है, टू मीट अ डॉक्टर, इसका मतलब यह है कि मैं बीमार हूं। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट अ डॉक्टर, तो इसका मतलब है कि मैं बीमार नहीं हूँ, वो डॉक्टर मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा रिश्तेदार हो सकता है। सो यू सी दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर, रिलेशंस लाइक मदर फादर के साथ भी नहीं आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। नहीं, मार्केट स्पेसिफिक नहीं है। मार्केट इज मार्केट जो है वो उस तरीके से स्पेसिफिक नहीं होती। मार्केट इज नॉट मेंट फॉर शॉपिंग, मार्केट इज अ डाइवर्स प्लेस।
and it has multiple purposes, multiple reasons. ठीक है, in market somebody is going to market, he may be going there for shopping, he may be going there for a visit, he may be going there for multiple purposes. But hospital, whenever you hear the word hospital, it means a place where you go for the treatments. School, a place where you go for education. Jail, a place where you go for पुट्ठे काम. ठीक है, फेस्टिवल्स के नाम के साथ भी नहीं लगता होता. ईद, दिवाली, ठीक है, दशहरा, जुमा वगैरह वगैरह, इनके साथ भी नहीं लगता होता. अच्छा, विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, सिटीज एंड कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं लगता. लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं, जैसे द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ अरेबिया, तो जिन कंट्रीज के नाम के साथ आता है उनके साथ आता है, और मोस्टली जो है वो कंट्रीज के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होता. और जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे वी केम बाय कार, ठीक है, ही वेंट ऑन फुट, नॉट ऑन आ फुट या ऑन द फुट, ही इज एट होम, इन प्रिजन, तो इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ भी हम लोग जो कोई आर्टिकल जो है वो यूज नहीं करते होते. सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ आता है, किसके साथ नहीं आता? और ये रूल बता तो रहा हूं ना. You'll go through these rules, you'll keep these rules in mind, and you'll practice, and with practice you will learn how to do this. सर ठीक है, आपसे टेस्ट करा दूं? यस, अभी मैं आपको देने लगा हूं टेस्ट. अच्छा, you can go through this reference table. A और N जो है, it is used for the general non-specific nouns which are singular and which are countable. The जो है, it is used for specific nouns which are unique, for with unique items, with superlatives, with groups, with previously mentioned nouns. And zero article is used, यानी कि जहां पर आर्टिकल नहीं लगता. प्लूरल्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, प्रॉपर नाउन्स के साथ, लैंग्वेजेस के नाम के साथ, और सर्टेन एक्सप्रेशंस के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते होते. ऑलराइट. अच्छा, अब लेट प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एक तो आप इसकी ये जो 2 वर्कशीट्स हैं ये आप करेंगे, और उसके साथ ही सिंस वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर, आई एम गोना सेंड यू द वर्कशीट वेयर देयर आर 50 MCQs. यू हैव टू अटेम्प्ट दोस 50 MCQs बिफोर टुमारोज क्लास. कल की क्लास से पहले आपने वो 50 MCQs जो है वो हर सूरत में अटेम्प्ट करने बिफोर टुमारोज क्लास. ऑलराइट. और वो बेसिकली आपका ये एक तरह से कह लें कि जो आज हमारा जो काम खत्म हुआ है, ये आइडियली फ्राइडे को खत्म हो जाना चाहिए था. लेकिन मैंने खुद ही आपको थोड़ा चीजें डिटेल के साथ इससे जानबूझकर पढ़ा दी हैं. अगर मैं चाहता तो मैं इसको जल्दी जल्दी भी करवा सकता था. मैंने पिछले बैचेस को भी जल्दी जल्दी पढ़ाया है, बट मैंने आपको खुद ब खुद चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन करके पढ़ा दी हैं, क्योंकि योर एग्जाम्स आर नियर एंड आपके पास प्रेशर भी आपके ऊपर अभी डबल होगा. तो आई थॉट कि मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा देता हूँ. ठीक है, बट देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट. मैं आपका जो अगला सिलेबस होगा उसको मैं आपको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊंगा इसी तरीके से, एंड यू विल एंजॉय द लर्निंग एक्सपीरियंस. अभी आपने वो टेस्ट जो है वो लाजमी लाजमी कल की क्लास से पहले पहले आपने उसको अटेम्प्ट करना है. ओके सर. ऑलराइट. ओके बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज. डॉक्टर सर. हाफिज. हाफिज सर. I'm 8 minutes late for the next class.